नमस्कार दोस्तों, बुक रीडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है हमारे एपिसोड नंबर 2, मेमोरी हाउ टू डेवलप ट्रेंड एंड यूज इट। स्मृति को कैसे विकसित करें, प्रशिक्षित और उपयोग करें। इस बुक के लेखक हैं विलियम वॉकर एटकिंसन। दोस्तों, पार्ट 1 में आप सबने खूब प्यार दिया, खूब सपोर्ट किया, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाले हैं कि हमने एक चैलेंज लिया है कि जब हमारे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम आप 100 अपने 100 लोगों की फैमिली में से किसी एक पर्सन को कुछ न कुछ गिफ्ट ज़रूर करेंगे। दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप भी अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज है पार्ट 2, मतलब कि एपिसोड नंबर 2। और पिछले एपिसोड नंबर 1 में हमने 3 लेसन तक कवर किया था। आज है चौथा लेसन। तो आज चौथे लेसन से आगे की हम बुक समरी को कवर करेंगे। चौथे लेसन का नाम है मेमोरी सिस्टम। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। मेमोरी के विकास का विषय कोई नया नहीं है। कम से कम 2000 सालों से इस विषय पर काफ़ी विचार किया गया है। इस पर कई किताबें लिखी गई हैं और कई तरीकों एवं सिस्टम का आविष्कार किया गया है, जिनका उद्देश्य मेमोरी का कृत्रिम विकास था। प्राकृतिक तरीकों से वैज्ञानिक और तार्किक अभ्यास द्वारा मेमोरी का विकास करने के बदले हमेशा एक विचार रहा है कि हम प्रकृति के तरीकों को बेहतर कर सकते हैं, और एक योजना बनाई गई है कि किसी ट्रिक द्वारा मेमोरी को ऐसा तरीका सिखाया जा सकता है जिससे छुपे हुए खजाने मिल जाएंगे। इन तरीकों में अक्सर संगति का नियम अजीबोगरीब ढंग से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। कई चमकीले सिस्टम बनाए गए हैं जो चरित्र और प्रकृति में नकली हैं, जिनके इस्तेमाल से याद करने की क्षमता में काफ़ी हानि हुई है। ठीक उसी तरह जैसे किसी शारीरिक सिस्टम में प्राकृतिक सहायता से हमेशा प्राकृतिक शक्तियों में कमी आती है। प्रकृति अपना काम बिना किसी सहायता के करना चाहती है। उसे प्रशिक्षण दिया जा सकता है, निर्देशन और सहायता की जा सकती है, पर वह अपना काम खुद करना चाहती है, अन्यथा काम छोड़ देती है। संगति का नियम बहुत जरूरी है और यह प्राकृतिक मेमोरी प्रशिक्षण का हिस्सा है और इसका इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन जब इसे कृत्रिम सिस्टमों में डाला जाता है, परिणाम में ऐसा जटिल और अप्राकृतिक मानसिक सिस्टम बनाता है जिसका लाभ एक प्राकृतिक पैर की जगह लकड़ी के पैर से अधिक नहीं है। ऐसे कुछ सिस्टमों में कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनका लाभ प्राकृतिक मेमोरी की ट्रेनिंग में उठाया जा सकता है, अगर उन्हें उनके अजीबोगरीब नियमों और जटिल संरचना से अलग किया जा सके। आइए कुछ ऐसे प्रमुख सिस्टमों को देखते हैं ताकि उनकी उपयोगिता जान सके। प्राचीन ग्रीक लोग मेमोरी सिस्टम को काफ़ी पसंद करते थे। 500 ईसा पूर्व में रहने वाला ग्रीक कवि सिमोनाइटस इनके पहले जानकारों में से एक था, और उसके काम ने ऐसे कई मेमोरी सिस्टमों को विकसित किया है जिन्हें उसके बाद में अब तक प्रयोग में लाया जा रहा है। इस सिस्टम के आधार के साथ एक नाटकीय कहानी जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि यह कवि एक बड़े भोज में शामिल हुए जिसमें कई बड़े लोग थे। उन्हें घर से एक संदेश आया और वे भोजन समाप्त होने के पहले चले गए। उनके जाते ही उस हॉल की छत मेहमानों पर गिर गई, जिससे सारे लोग मारे गए और उनके शरीर इतने विकृत हो गए कि उनके दोस्त उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। सिमोनाइटस, जिसे स्थानों की गहरी याददाश्त थी, वह अच्छी तरह याद कर पाए कि किस क्रम में सारे मेहमान बैठे थे, इसीलिए वह लोगों की पहचान कर सके।
इस घटना में उन्हें इतना प्रभावित किया कि उसके स्थान के आधार पर एक मेमोरी सिस्टम विकसित किया जो ग्रीस में काफी लोकप्रिय हुआ और इस समय के बड़े लेखकों ने इसकी प्रशंसा की, अनुशंसा की। सिमोनाइट्स का सिस्टम स्थान के विचार पर आधारित था। इसे द टॉपिकल सिस्टम के नाम से जाना गया। इसके छात्रों को मन में एक बड़ी बिल्डिंग की तस्वीर बनाने के लिए कहा गया जो कई हिस्सों, कमरों और हॉल में विभाजित थी। जिस चीज को याद करना होता था उसकी बिल्डिंग के किसी हिस्से में तस्वीर बनाई जाती थी और संगति एवं पहचान के आधार पर उनका सामूहिकरण किया जाता था। जब किसी को कोई चीज याद करने के लिए कहा जाता तो वह उस मानसिक बिल्डिंग की तस्वीर बनाता, फिर कमरों में काल्पनिक यात्रा करता और उन चीजों को याद करता जिन्हें वहां रखा गया है। ग्रीक लोग इस योजना की काफी इज्जत करते थे और इसके अन्य तरीकों को पसंद करते थे। सीसेरो ने कहा था जो मेमोरी को अच्छी करना चाहते हैं उन्हें कई जगहों को निश्चित करना होगा और जिन चीज़ों को याद करना है उनके संकेतों को दिमाग में रखना होगा मानो वह वास्तव में वहां रखी गई हो। इस तरह उन जगहों का क्रम उन चीज़ों का क्रम तय करेगा और चीज़ों का संकेत उन चीज़ों की याद दिलाएगा ताकि हम उन जगहों का इस्तेमाल मोम के टैबलेट और संकेतों का इस्तेमाल अक्षरों की तरह कर सकें। दूसरा तरीका छात्रों को सलाह देता है कि वह अपने दिमाग में अधिक से अधिक जगहों को संरक्षित कर लें और कई कारणों से अलग हों, जैसे कि एक बड़ा घर कई अपार्टमेंट में विभाजित होता है। जो भी इसमें विशेष होता वह दिमाग पर प्रभाव डालेगा ताकि विचार इसके हर हिस्से में बिना किसी हिचक और देरी के प्रविष्ट हो सके। वे जगहें जो हमने कल्पना की हों प्रविष्ट हो चुकी हों और छवियां या संकेत जो हमने आनंद से आविष्कार की हो वह संकेत हैं जिन्हें हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिन्हें हमें दिल में बसाना है। कई आधुनिक सिस्टम सिमोनाइट्स के आधार पर बनाए गए हैं और उनमें कुछ के लिए छात्रों से रहस्य के नाम पर ऊंचे दाम लिए गए हैं। यह उदाहरण इस तरह से कीमती सिस्टम का रहस्य बनाता है। एक संख्या में कमरों को चुनें और हर एक की दीवारों और फर्श को विभाजित कर लें। कल्पना में 9 बराबर हिस्सों और वर्गों में 3 की कतार में प्रवेश के सामने की दीवार के पहले कमरे पर यूनिट है। दाहिनी दीवार पर 10 की इकाइयां हैं, बाईं दीवार पर 20 की इकाइयां हैं, चौथी दीवार पर 30 की इकाइयां हैं, फर्श पर 40 की इकाइयां हैं। 10, 20, 30 और 40 के अंक हर एक का दीवार के ऊपर की छत पर स्थान है और 50 का स्थान कमरे के केंद्र में है। एक कमरा 50 जगहें लाएगा और 10 कमरे 500 जगहें लाएंगे। इनको दिमाग में अच्छी तरह बैठा लें उसके बाद में, ताकि हम बता सकें कि उसका स्थान और संख्या क्या है। यह जरूरी हो जाता है कि उनकी किसी परिचित चीज या संकेत से संतति बताई जाए ताकि उस चीज का नाम लेने पर वह जगह तुरंत याद आ जाए और उस जगह का नाम आने पर उस चीज की याद आ जाए। जब ऐसा कई बार किया जाए तो उन चीजों को शुरू से अंत तक, किसी क्रम में शुरू से अंत तक या अंत से शुरू तक लिया जाए या फिर किसी चीज की जगह ली जाए। तब यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम जिन विचारों को याद करना चाहते हैं उनकी चीजों से संगति की जाए जिससे वे आसानी से याद आ सकें और उस पर किसी भी क्रम में जा सकें। इस तरह कोई इंसान कई सौ असंबंधित शब्दों या विचारों को एक बार सुनने पर किसी भी क्रम में याद कर सकता है। यह सिस्टम कृत्रिम और कठिन है। अनेक तथ्यों, विचारों और शब्दों की संगति बैठाकर
समूहीकरण करके कुछ हद तक पोजीशन का विचार इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर भी इस तरह की किसी प्रक्रिया को आम जिंदगी में अपनाना मुश्किल है और इस तरह के किसी सिस्टम को जिज्ञासा या मानसिक कलाबाजी से ज़्यादा नहीं समझा सकता। यही विचार कई अन्य सिस्टम और गुप्त तरीकों का आधार है। निकटता का विचार, जिसमें शब्द किसी अजीब माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनको याद करना किन्हीं दो चीजों के संबंध की संगति पर आधारित है। हम अनुभव से पाते हैं कि जो भी अजीबोगरीब है वह दिमाग पर ज़्यादा प्रभाव डालता है और वह जितना ज़्यादा अजीबोगरीब है उसकी संगति उतनी ही आसान है। इस विचार पर बनाए गए सिस्टम कई असंबंधित शब्दों और चीज़ों के लंबे क्रम को दोहराने में लगाए जा सकते हैं, पर इसकी ज़्यादा व्यवहारिक कीमत नहीं है और इनकी कीमत वसूलने का मतलब नहीं है। वे दोस्तों के मनोरंजन के इस्तेमाल के लिए ट्रिक और जिज्ञासा से ज़्यादा नहीं है। ऊपर का विवरण इस सिद्धांत की चाबी देता है। इस सिद्धांत के काम करने का तरीका इंटरमीडिएट्स और कोरिलेटिव्स को लगाने में सफल होता है, जैसे कि चिमनी और लीफ, पत्ता जैसे शब्द इस तरह जोड़े जाएंगे। चिमनी स्मोक, धुआं, वुड लकड़ी, ट्री पेड़, लीफ। आप पाएंगे कि इन कोर्सों में दिए जाने वाले सिस्टम और सीक्रेट तरीकों बहुत कीमती हैं और ऊपर दिए गए कृत्रिम तरीकों के ही नए रूप हैं। पुरानी योजनाओं में नए परिवर्तन लाए जा रहे हैं, पुरानी धुनों पर नए यंत्र बनाए जा रहे हैं, पुरानी घंटियों से नई आवाज निकाली जा रही है और हर बार परिणाम एक ही आ रहा है। हताशा और गुस्सा बाजार में बहुत कम प्राकृतिक सिस्टम है। उनमें से अधिकतर में वह सूचना और निर्देश है जो उन्हें अपनी कीमत का हकदार बताते हैं। बाकियों के बारे में आप खुद तय कर लें कि क्या वे खरीदने लायक हैं। इन कृत्रिम और अजीब सिस्टमों के बारे में कहा जा सकता है कि ये सारे सिस्टम सबसे साधारण और घटिया सिस्टम पर आधारित हैं। वे बेवकूफ़ी भरी संगतियों पर आधारित हैं जिनका प्रकृति में कोई आधार नहीं है और इसीलिए वे ज़्यादा उपयोगी नहीं हैं और वे मेमोरी को बेहतर नहीं बनाते। यह सिस्टम निरर्थक और अनुपयोगी है। वे मानसिक क्षमताओं को बेकार करते हैं। हालांकि हम उनकी प्रशंसा कर सकते हैं पर उनका सम्मान नहीं कर सकते। निमोनिक का सिस्टम वैसाखियों से ज़्यादा नहीं है या उनके लिए सही है जो चल नहीं सकते, पर स्वस्थ लोगों के लिए यह बाधा बन सकता है और जो अपने अंगों के व्यायाम से बेहतर काम कर सकते हैं। ट्रिक सिस्टम के बदले प्राकृतिक मानसिक क्रियाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको मेमोरी की कलाबाजियां दिखाने के बजाय आपको दैनिक जीवन और काम में मेमोरी का बुद्धिमानी भरा और व्यवहारिक इस्तेमाल सिखाया जाएगा। इस लेसन का मुख्य बिंदु प्राकृतिक तरीकों से वैज्ञानिक और तार्किक अभ्यास द्वारा मेमोरी का विकास करने के बदले हमेशा एक विचार रहा है कि हम प्रकृति के तरीकों को बेहतर कर सकते हैं और एक योजना बनाई गई है कि किसी ट्रिक द्वारा मेमोरी को ऐसा तरीका सिखाया जा सकता है जिससे छुपे हुए खजाने मिल जाएंगे। इस किताब में कोई ट्रिक सिस्टम सिखाने की कोशिश नहीं की जाएगी जिनसे छात्र दोस्तों का मनोरंजन कर सकें। उसके बदले में केवल इच्छा है कि प्रभावों को पाने, उनको मेमोरी में संरक्षित करने और आसानी से वापस लाने में सहायक करने की इच्छा है। प्राकृतिक मानसिक क्रियाओं का तरीका हर जगह अपनाया जाएगा। दोस्तों, यह था चौथा लेसन। यदि आप यहाँ तक आ गए हो तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने जीवन में सीरियस हो और अपनी लाइफ में सफलता हासिल करना चाहते हो। तो दोस्तों, हमारा चैनल आपको सफलता की सीढ़ियों पर जरूर लेकर जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
क्योंकि हम इस चैनल पर बहुमूल्य बुक समरीज लाते रहते हैं जो आपके जीवन को अर्श से फर्श तक ले जाएगी, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों, लेसन नंबर 5, अवचेतन रिकॉर्ड फाइल। इस विषय के पुराने लेखकों ने मेमोरी को मस्तिष्क का एक अलग हिस्सा माना था, पर यह विचार गायब हो गया जब ज्ञान की बढ़ती लहर के मनोविज्ञान नामक संकल्पना को जन्म दिया। यह नई संकल्पना मस्तिष्क के चेतना के बाहर क्षेत्र को पहचानती है, जिसका एक हिस्सा अवचेतन मस्तिष्क या मानसिक क्रियाओं के अवचेतन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसी क्षेत्र में, जिसे मेंटेशन कहा जाता है, मेमोरी की गतिविधियां होती हैं। इस विषय पर काफी ध्यान देने से पता चलता है कि मेमोरी का सारा काम मस्तिष्क के इसी अवचेतन हिस्से में होता है। जब अवचेतन रिकॉर्ड को चेतन क्षेत्र को सौंपा जाता है, तभी याद करने वाली क्रिया होती है और याद किया हुआ विचार, यह प्रभाव अवचेतन हिस्से से बाहर निकलता है। इस तथ्य को समझने से मेमोरी का सारा विषय सरल हो जाता है और हमें उस संपूर्ण योजनाओं और तरीकों का पता चलता है जिनसे मेमोरी का विकास होता है, वृद्धि होती है और प्रशिक्षण मिलता है। उन तरीकों से जिनसे चेतन क्षमताएं अवचेतन क्रियाओं द्वारा कार्य करती हैं। मेमोरी सिर्फ हमारी चेतना अवस्था की क्षमता नहीं है, लेकिन हमारी अवचेतन अवस्था की भी है। मेमोरी का सही स्वभाव समझना असंभव है और इसकी ट्रेनिंग करनी भी नामुमकिन है जब तक हमें उन चीज़ों का पता न चल जाए जो हमारे अवचेतन मस्तिष्क में होती हैं। मेमोरी और सारी मानसिक शक्तियों का सबसे ऊंचा हिस्सा अवचेतन होता है। जबकि हम किसी चीज को याद करना चाहते हैं तो वह बिना किसी चेतन विचार के या खोज के बाहर निकल आती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज को याद करना चाहते हैं तो वह चेतन कोशिश के बावजूद बाहर नहीं आ पाती, लेकिन जब हम किसी और चीज पर ध्यान देते हैं तो वह चीज बिना किसी चेतन कोशिश के अपने आप बाहर आ जाती है। हमारे चेतन के नीचे एक यंत्र काम करता है जो अपने आप हरकत में आ जाता है और वह ज़्यादा कुशलता से इच्छित परिणाम ले आता है। अगर दिमाग की गतिविधि किसी और दिशा में लगी हो, मस्तिष्क का अवचेतन हिस्सा उस हर एक चीज का रिकॉर्ड फाइल है जो आज तक हमने अनुभव की है, सोची है या समझी है। हर चीज यहाँ रिकॉर्ड होती है। विद्वान और जानकार कहते हैं कि चाहे प्रभाव कितना भी हल्का हो, हम उसे पूरी तरह से कभी नहीं भूल सकते, भले ही हम उसे याद नहीं कर पाते, क्योंकि यह काफी धूमिल हो गया है और इसकी इंडेक्स नहीं हुई है। यह माना गया है कि हर एक चीज अवचेतन इंडेक्स फाइल में पाई जाती है। अगर हम इसकी जगह खोज निकालें, इस तरह हम मानते हैं कि हर प्रभाव और हर विचार जो कभी चेतन रहा, वह हमारे मस्तिष्क पर हमेशा प्रभाव डाले रहता है। यह कभी चेतन पर भले ना आ सके, लेकिन यह हमारे दिमाग के अवचेतन हिस्से में रहेगा और अवचेतन रूप से हमारे विचारों और कार्यों को प्रभावित करता रहेगा। हमारे मस्तिष्क का बहुत छोटा हिस्सा है जिसके बारे में हम सजग रहते हैं। हमारे मस्तिष्क की अधिकतर चीजें अवचेतन में रहती हैं और उनको कहीं स्टोर करना जरूरी होता है। हम इन्हें जरूरत पड़ने पर याद कर सकते हैं अगर वे चेतन में हैं, लेकिन बाकी मामलों में हमारा मस्तिष्क उनकी उपस्थिति के बारे में सजग नहीं होता। साथ ही हमारा अनुभव बताता है कि हमारे मस्तिष्क में ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम जरूरत पड़ने पर याद नहीं कर पाते। बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम बहुत खोजने पर ही याद कर पाते हैं, या काफी खोजबीन के बाद भी हमें कुछ नहीं मिल पाता, लेकिन ये याद आ जाते हैं जब हम कुछ और कर रहे होते हैं।
कई बार ऐसा होता है जो चीज़ हम कभी याद नहीं कर पाते और जो कभी भी साधारण परिस्थितियों में याद नहीं आ पाएंगे, वे हमें तुरंत याद आ जाती है जब कोई और इंसान उनकी बात करता है। ऐसे मामलों में इन चीज़ों का दिमाग में जरूर कोई हिस्सा रहा होगा जिसे हम पहचान नहीं पा रहे थे। हमारे पास उन मानसिक शक्ति पर विश्वास करने के अनेक कारण हैं जो भौतिक ब्रह्मांड में कार्य करने के तरीके की तरह ही कार्य करती है। हमारे मस्तिष्क की हर कोशिश एक रचना है जो वापस शून्य में नहीं जा सकती या विस्मृति की गहराइयों में छिपी रह सकती है। जैसे कोयले में प्रकाश और ताप छुपा रहता है, पर अक्सर पाते ही किसी उचित उत्प्रेरक के मिलते ही यह अंधकार में वापस चेतना के प्रकाश में आ जाती है। जो चीज पहले भूली जा चुकी है, जिस चीज को याद करने से कोई लाभ नहीं होता, वह कई बार हमारी कोशिश के बिना याद आ जाती है और वह ऐसा अपने आप करती है। हमारा मस्तिष्क अक्सर ज्ञान के पूरे सिस्टम को रखता है जो भले ही सामान्य स्थिति में कभी विलीन हो गया हो, लेकिन किसी पागलपन, उन्माद, निद्रा, भ्रमण, धनु स्तंभ आदि स्थिति में चेतन अवस्था में वापस आ जाता है। उदाहरण के तौर पर ऐसे कई मामले हैं जब संपूर्ण भाषाओं की स्मृति वापस आ गई। ऐसा कई बार स्थापित हो चुका है कि कई घटनाएं जो पूरी तरह विस्मृत हो गई थीं और उन्हें याद करना लगभग असंभव हो गया था, लेकिन वे हमारी मेमोरी में बसी हुई थीं और वे कुछ भौतिक अवस्थाओं में वापस आ गई हैं। इन चीज़ों के सबूत के तौर पर जानकारों ने वैज्ञानिक प्रकाशनों में कई घटनाओं का उल्लेख किया है। एक बूढ़ी महिला का जाना माना मामला है जो पढ़ लिख नहीं सकती थी, लेकिन बुखार की उन्मादी अवस्था में उसने लैटिन, ग्रीक और हिब्रू के लंबे परिच्छेद बड़े जोश से सुना दिए। उसके पाठन में सटीकता और विशेष उच्चारण था। उसकी बातों को शॉर्ट हैंड में नोट किया गया और बाद में बड़ा आश्चर्य हुआ जब यह पता चला कि उसने अपनी जवानी में अपने घर में एक पादरी के घर नौकरी की थी और अपने अध्ययन कक्ष में चलते समय जोर जोर से अपने पसंदीदा क्लासिकल और धार्मिक लेखकों की लिखी चीजें पढ़ा करता था। उसकी किताबों में वे परिच्छेद चिन्हित पाए गए जो उस औरत की बातों पर लिए गए नोट से मेल खाते थे। उसके अवचेतन मस्तिष्क में युवा अवस्था में सुने गए परिच्छेदों की आवाज स्टोर हो चुकी थी, लेकिन उसे सामान्य अवस्था में उसकी कोई यादाश्त नहीं थी। एक आदमी अपने डूबने से बचाए जाने के पहले अपनी संवेदनाओं को याद करते हुए कहता है, मेरे पुरानी जिंदगी की हर घटना मेरी आंखों के सामने से गुजरती और वह सिर्फ रेखा चित्र में नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट तस्वीर के रूप में थी जो मेरे पूरे अस्तित्व का परिदृश्य उपलब्ध करा रही थी। यह दृष्टिकोण स्वीकार करने पर कि हर विचार और प्रभाव जो कभी मस्तिष्क में चेतन रूप में रहा था, वह बाद में रह जाता है। हम कई अजीबोगरीब मानसिक क्रियाओं पर प्रकाश डालते हैं और हम इससे निष्कर्ष निकालते हैं कि मेमोरी अंततः अनंत रूप में संपूर्ण है। इस बात पर शक नहीं किया जा सकता। अगर हम अपने मन की गहराइयों में पूरी तरह जा सके तो हम प्रभाव का हर सोचे गए विचार का और पूर्व जन्मों में किए गए हर काम का अस्तित्व पा सकेंगे। इनमें से हर एक चीज अपना प्रभाव उसी तरह महसूस कराएगी जैसे वे किसी वर्तमान ज्ञान से जुड़ी हों, और अगर वे मस्तिष्क में रहें तो क्या यह संभव नहीं है कि हमारे चाहने पर वह चेतन तल में आ जाएं? अगर हमारी मेमोरी और बात करने की क्षमता अपनी असली क्षमता दिखाए, मस्तिष्क का यह अवचेतन हिस्सा, यह मेमोरी का हिस्सा एक बड़े रिकॉर्ड फाइल की तरह जाना जा सकता है जिसमें इंडेक्स का जटिल सिस्टम हो
और डाटा एंट्री क्लर्क का काम इन रिकॉर्ड्स को फाइल करना हो, उन्हें इंडेक्स करना हो और उन्हें जरूरत पड़ने पर खोजना हो। रिकॉर्ड्स वही रिकॉर्ड करते हैं जिसे हमने ध्यान से प्रभावित किया हो और उसकी गहराई और स्पष्टता पर निर्भर करती हैं कि हम कितने ध्यान से उस पर प्रभाव डाल रहे हैं। हम मेमोरी के क्लर्कों को वह चीज पाने के लिए नहीं कह सकते जो चीज गायब हो चुकी है। विभिन्न प्रभावों के बीच में संबंध ही इंडेक्सिंग और क्रॉस रेफरेंस देते हैं। एक विचार या प्रभाव के साथ जितने ज़्यादा क्रॉस रेफरेंस और संगतियां हों, उसके जरूरत पड़ने पर वापस बाहर आने के अवसर उतने ज़्यादा होते हैं। ध्यान और संगति के दो गुण और मेमोरी के कार्य में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका, इनके बारे में किताब के अन्य भागों में विस्तार से चर्चा की गई है। डाटा एंट्री के ये क्लर्क बहुत मेहनती हैं, लेकिन अन्य कर्मचारियों की तरह वे अपना काम तभी करते हैं जब वे अभ्यास करते रहें। खाली बैठने और कसरत के अभाव में वे असावधान और सुस्त हो जाएंगे और अपने रिकॉर्ड को भूल जाएंगे। थोड़ी सी कसरत और काम से उनके दिमाग के मकड़ जाले खत्म हो जाएंगे और वे अपने काम के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छे अभ्यास से वे अपने काम से परिचित हो जाएंगे और जल्दी ही बहुत कुशल हो जाएंगे। उनकी याद करने की प्रवृत्ति दृढ़ हो जाती है और जब किसी रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है वे इसकी जगह याद रखते हैं और वे इसे बिना इंडेक्स की सहायता से पा सकते हैं। उनकी समस्या धूमिल और बेबूझ रिकॉर्ड से आती है जो खराब ध्यान से पैदा होती है। वे उनको नहीं सुलझा पाते। जब वे इन्हें प्राप्त कर लेते हैं, ठीक ढंग से इंडेक्सिंग न होने से उनकी चिंता और काम काफ़ी बढ़ जाते हैं और वे कई बार असावधानी के कारण रिकॉर्ड नहीं खोज पाते। कई बार यह बताने के बाद कि वे उस चीज़ को नहीं खोज पाए और आपने उस जगह को गुस्से में छोड़ दिया, तब भी वे उस चीज़ को खोजते रहते हैं और आपको उस विचार या प्रभाव को देकर अचंभित कर देते हैं जिसकी ठीक ढंग से इंडेक्सिंग नहीं हुई थी। इन अध्यायों में आपको यह मदद मिलेगी कि आप उन मेमोरी रिकॉर्ड फाइल के संरक्षक मिलेंगे और आप देखेंगे कि उन्हें आपकी असावधानी के कारण कितना श्रम करना पड़ता है। इन क्लर्क का ख्याल रखें और ये आपके लिए खुशी से अतिरिक्त काम करेंगे, लेकिन उन्हें आपकी सहायता और आपका उत्साहवर्धन चाहिए और कभी कभार प्रशंसा का एक शब्द भी। इस लेसन का मुख्य बिंदु मेमोरी का सारा काम मस्तिष्क के इसी अवचेतन हिस्से में होता है। जब अवचेतन रिकॉर्ड को चेतन क्षेत्र को दिया जाता है तभी याद करने वाली क्रिया होती है और याद किया हुआ विचार या प्रभाव अवचेतन हिस्से से बाहर निकलता है। इस तथ्य को समझने से मेमोरी का सारा विषय सरल हो जाता है और हमें उन संपूर्ण योजनाओं और तरीकों का पता चलता है जिनसे मेमोरी का विकास होता है, वृद्धि होती है और प्रशिक्षण मिलता है। उन तरीकों से जिनसे चेतन क्षमताएं अवचेतन क्रियाओं द्वारा कार्य करती हैं। यह दृष्टिकोण स्वीकार करने पर कि हर विचार और प्रभाव जो किसी मस्तिष्क में चेतन रूप से रहा था वह बाद में रह जाता है, हम कई अजीबोगरीब मानसिक क्रियाओं पर प्रकाश डालते हैं और हम इससे निष्कर्ष निकालते हैं कि मेमोरी अनंत रूप में संपूर्ण है। तो दोस्तों, यह था लेसन नंबर 5। अब चलते हैं लेसन नंबर 6 की तरफ। लेसन नंबर 6 है ध्यान। एक बात हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कही थी कि हमारे चैनल पर जब 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो हम एक सब्सक्राइबर को एक यूनिक गिफ्ट शेयर करेंगे। तो दोस्तों, मुझे तो यह आशा है कि यहाँ तक शायद कोई ही आया हो इस बुक समरी में, एक का दुक्का लोग जो कि अभी सुन रहे हूँ, देख रहे हूँ।
तो दोस्तों वो चीज़ तो हम पता ही कर लेंगे कि कौन है, कौन सा ऐसा सब्सक्राइबर है जो हमारी पूरी बुक समरी को पूरा शुरू से लास्ट तक सुनता है। उसी को वोटिंग कर कर हम गिफ्ट सेंड करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस लेसन नंबर 6 को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ध्यान। जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में देखा है, किसी चीज़ को याद करने या उसके याद आने से पहले यह जरूरी है कि वह चीज़ हमारे अवचेतन मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से डाली जाए। प्रभाव के रिकॉर्ड करते समय सबसे जरूरी चीज़ है मन की गुणवत्ता, जिसे ध्यान कहा जाता है। मेमोरी के सभी बड़े जानकार लोग ध्यान के महत्व को जानते हैं और मेमोरी के विकास में इसकी भूमिका समझते हैं। मेमोरी की कला का नाम ध्यान है। बिना ध्यान वाले लोगों की मेमोरी खराब होती है। दार्शनिकों द्वारा माना जाता है कि बिना ध्यान के मस्तिष्क पर कोई प्रभाव नहीं डाला जा सकता या मेमोरी पैदा नहीं की जा सकती। यह मस्तिष्क का नियम है कि वर्तमान चेतना की तीव्रता भविष्य की मेमोरी की गहराई निर्धारित करती है। इसीलिए मेमोरी और चेतना एक दूसरे के समान अनुपात में है। जीवंत चेतना लंबी मेमोरी, धूमिल चेतना छोटी मेमोरी। चेतना का आभास, मेमोरी का आभास। ध्यान की क्रिया जो एकाग्रता की क्रिया है, चेतना के प्रभाव के लिए जरूरी है। जैसे कि देखने के लिए पुतलियों पर जोर डालना जरूरी होता है, इसीलिए चेतना के लिए ध्यान वैसे ही जरूरी है जैसे नज़र के लिए पुतलियों का सिकोड़ना जरूरी है, या फिर मस्तिष्क की आँखों के लिए उतना ही जरूरी है जैसे शरीर की आँखें सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी के लिए हैं। यह बौद्धिक शक्ति के अच्छे हिस्से को बनाता है। मस्तिष्क का अवचेतन हिस्सा वह बड़ा स्टोर हाउस है जिसमें अंदर और बाहर के प्रभावों के मानसिक रिकॉर्ड रखे जाते हैं। फाइलिंग, रिकॉर्डिंग और इंडेक्सिंग का विशाल सिस्टम ही मेमोरी बनाता है। लेकिन इससे पहले कि यह काम किया जा सके, यह जरूरी है कि प्रभावों को प्राप्त किया जाए। ये प्रभाव इस पर निर्भर करते हैं कि ध्यान की शक्ति का इन प्रभावों को बनाने में कितना इस्तेमाल हो रहा है। अगर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो स्पष्ट और गहरे प्रभाव बनेंगे। अगर औसत ध्यान दिया जाए तो औसत प्रभाव बनेंगे। अगर कम ध्यान दिया जाए तो कम प्रभाव बनेंगे। अगर बिल्कुल भी ध्यान ना दिया जाए तो कोई रिकॉर्ड नहीं बनेगा। खराब ध्यान का सबसे प्रचलित कारण है खराब दिलचस्पी। हम उन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं जिनमें हमारी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी होती है, क्योंकि उस दिलचस्पी को दिखाने में काफ़ी ध्यान देना होता है। कई लोग हैं जिनकी कई चीज़ों के लिए खराब मेमोरी हो, लेकिन जब वे चीज़ें आती हैं जिनसे उनकी दिलचस्पी होती है तो वे हर चीज़ याद रखते हैं। स्वतः ध्यान दरअसल ध्यान का वह रूप है जो दिलचस्पी, जिज्ञासा या इच्छा के बाद आता है। इसमें किसी विशेष प्रयास की जरूरत नहीं होती। हम कोशिश वाला ध्यान उसे कहते हैं जो उन चीज़ों पर डाला जाता है जो दिलचस्प, जिज्ञासु और आकर्षक नहीं होती। इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है और यह विकसित चरित्र की निशानी होती है। हर एक इंसान के पास थोड़ा बहुत अनैच्छिक ध्यान होता है, लेकिन कुछ ही लोगों में विकसित अनैच्छिक ध्यान होता है। पहला अपने आप आता है, जबकि दूसरा प्रशिक्षण से आता है। लेकिन यहाँ याद करने लायक जरूरी बात यह है कि किसी वस्तु पर ध्यान देने से दिलचस्पी पैदा की जा सकती है। जिन चीज़ों में शुरुआत में उतनी दिलचस्पी न हो कि वह ध्यान आकर्षण कर सके, उन चीज़ों की दिलचस्पी पैदा कर सकती है अगर उन पर ध्यान दिया जाए। जब यह कहा जाता है कि बिना दिलचस्पी वाली चीज़ पर ध्यान नहीं जा सकता, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए
कि जिस इंसान में भी खोखलापन और सतहीपन न हो, वह अधिकतर चीज़ों में कोई ना कोई दिलचस्पी वाली चीज खोज सकता है। यहाँ परिष्कृत मस्तिष्क अपना बेहतर होना दिखाते हैं, क्योंकि वे जो ध्यान देते हैं उससे सीपियों में अक्सर मोती की खोज हो जाती है। जब कोई वस्तु एक दृष्टिकोण से दिलचस्पी खो बैठती है, तब ऐसे मस्तिष्क नए लक्षण खोज लेते हैं। जीनियस की काबिलियत यह है कि वह पुरानी चीज़ों को नए तरीकों से पेश करता है, भले ही वह प्रकृति में कोई बल हो या मानवता का कोई हिस्सा। दूसरे इंसान को सिखाना बहुत मुश्किल है कि कैसे ध्यान विकसित किया जाए। वह इसीलिए कि सारा मामला इच्छा शक्ति, लंबे अभ्यास और लगातार इस्तेमाल से ताल्लुक़ रखता है। पहली ज़रूरत है कि इच्छा शक्ति के इस्तेमाल का संकल्प हो। आपको खुद से इस पर बात करनी चाहिए। जब तक आपको यह विश्वास न हो जाए कि यह आपके लिए आवश्यक और ऐच्छिक है कि आप ध्यान देने की कला विकसित कर लें, आपको खुद को विश्वास दिला देना चाहिए। यह पहला कदम है और यह जितना आसान दिखता है उससे ज़्यादा कठिन है। इस चीज़ से सबसे बड़ी कठिनाई इस बात की है कि आपको सोचने के लिए कुछ काम करना होगा, और अधिकतर लोग इतने आलसी हैं कि वे मानसिक कोशिश नहीं करना चाहते। पहले कदम पर अधिकार कर लेने के बाद आपको खुद में एक ज्वलंत इच्छा पैदा करनी होगी कि आप ध्यान देने की क्षमता विकसित करें। आपको खुद में तीव्र इच्छा जगानी होगी। इस तरह आप दिलचस्पी और आकर्षण की स्थिति पैदा करेंगे जो पहले मौजूद नहीं थी। तीसरी और अंतिम, आपको अपनी इच्छा शक्ति अपने काम के लिए बढ़ानी होगी और ध्यान से अभ्यास करना होगा। किसी बिना दिलचस्पी वाली चीज पर ध्यान देना शुरू करें और इसकी विशेषताएं देखें ताकि आप उन्हें बता सकें। शुरू में आप थक जाएंगे, लेकिन आप लगे रहें। आरंभ में काफ़ी लंबा अभ्यास न करें, थोड़ा विश्राम करें और फिर कोशिश करें। जल्दी ही आप पाएंगे कि यह आसान हो गया है और तब काम में एक नई दिलचस्पी पैदा होनी शुरू हो गई है। इस किताब को पढ़ें अभ्यास के तौर पर और देखें कि इसमें कितने पेज हैं, कितने अध्याय हैं, हर अध्याय में कितने पेज हैं, टाइपिंग, प्रिंटिंग और बाइंडिंग कैसी है। हर छोटी चीज पर ध्यान दें ताकि आप किसी और इंसान को इस किताब के बारे में विस्तार से बता सकें। शुरू में यह अरुचिकर लगेगा, ऐसा शुरू में होगा, लेकिन थोड़े अभ्यास के बाद आप उन नन्ही जानकारियों में दिलचस्पी लेने लगेंगे और आपको आश्चर्य होगा कि आप कई छोटी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं। खाली समय में कई चीज़ों पर अभ्यास करने से इस प्लान में किसी में भी ध्यान देने की क्षमता विकसित होने लगेगी। भले ही शुरू में वह कितना ही अनुकुशल रहा हो, अगर आप किसी को इस खेल में हिस्सा लेने के लिए ला सकें और एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा नन्ही चीज़ें खोजने के लिए प्रेरित कर सकें, तो यह काम और भी आसान हो जाएगा और आप ज़्यादा अच्छे ढंग से इसे कर पाएंगे। अपने बारे में, जगहों के बारे में, कमरे में उपलब्ध चीज़ों के बारे में चीज़ें नोटिस करना शुरू करें। इस तरह आप चीज़ों को नोटिस करने की आदत विकसित करने लगेंगे, जो मेमोरी विकसित करने से पहली ज़रूरत होगी। किसी चीज़ की बुद्धिमानी से देखना सबसे मुश्किल कला है। सटीक बोध विकसित करने के लिए पहला नियम है, किसी जटिल चीज को एक बार में समझने की कोशिश न करें। इंसान के चेहरे का उदाहरण लें। चुनाव के बाद एक महत्वपूर्ण पद पर जाने वाले एक इंसान ने कई लोगों को अपमानित कर दिया क्योंकि वह चेहरे याद नहीं कर पाता था और लोगों से दोबारा मिलने के बाद उन्हें पहचान नहीं पाया। उसकी गलती थी कि वह पूरे चेहरे को एक बार में ही देखता था। जब उसने देखने का तरीका बदल लिया,
तब वह नाक, मुंह, आंखें, ठुड्डी और बाल के रंग पर ध्यान देने लगा और उसे पहचानने में आसानी होने लगी। उससे ए को बी समझने की गलती नहीं हुई, क्योंकि उसने याद रखा कि बी की नाक अलग थी और उसके बालों में रंग थोड़े हल्के थे। इस उदाहरण से पता चलता है कि एक दूसरा नियम भी अपनाया जा सकता है। विवरण पर सावधानी से ध्यान दें। हमें शायद एक मकान के बाहरी हिस्से का विवरण देने को कहा जाता है जिसे हमने हाल में देखा है। यह सामान्य शब्दों में जवाब देते हैं, मकान के आकार और रंग के बारे में बताते हैं। शायद हमें बाहरी बनावट में इस्तेमाल हुए सामान का भी विचार है। हमने पूछा जाता है कि हम दरवाजे, पोर्च, छत, चिमनी और खिड़कियों के आकार के बारे में बताएं। खिड़की गोल है या चौकोर है? उनमें कंगाली है या नहीं? उनके चारों ओर का सामान मकान के बाकी सामान से अलग है या नहीं? एक दोस्त जो उस घर को नहीं देख पाएगा छत के कोनों के बारे में जानना चाहता है और यह जानना चाहता है कि खिड़कियां उसकी तुलना में कैसे बनी हैं। जब तक हम इन सवालों का जवाब न दे सकें, हम अपने दोस्तों को वो चीज़ें बताकर भ्रमित कर रहे हैं जो हमने देखी हैं। किसी चीज़ को किसी सामान के लोंदे के रूप में कहीं देखना एक गधे की तरह चलने के बराबर है। यहाँ 3 सामान्य नियम दिए जा रहे हैं जो चीज़ों को सिर्फ देखने के बजाय उन पर ध्यान देने में सहायक हो सकते हैं। पहला है, अपने आप को किसी चीज़ में रुचि लेने के लिए बाध्य करें। दूसरा है, इसे ऐसे देखें मानो आप इसका विवरण किसी दोस्त को बताने वाले हैं। इससे आप नोटिस करने के लिए विवश होंगे। तीसरा है, अपने अवचेतन मस्तिष्क को आदेश दें कि वे देखी जाने वाली चीज़ को नोट करें। उससे कहें, कुछ इस चीज़ को देखो और इसे मेरे लिए याद करो। यह अंतिम नियम एक ऐसी कला है जिसे आप थोड़े अभ्यास से सीख पाएंगे। यह आप तक कुछ कोशिशों के बाद अपने आप आएगी। तीसरा नियम जो अपने अवचेतन मस्तिष्क से काम कराने वाला है, फिजिक्स के तथ्य से दिखाया जा सकता है। अगर आपको एक घंटी को बजाने को कहा जाए जिससे ज़्यादा आवाज़ निकल सके, तो आप इसे दूर से दूर तक खींचेंगे और फिर छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप इसे छोड़ते समय इस पर उंगली से चोट करेंगे तो आवाज़ अपने आप दोगुनी हो जाएगी। या फिर तीर छोड़ते समय यह काफ़ी नहीं है कि आप धनुष के धागे को ज़्यादा से ज़्यादा खींचें। यदि आप धनुष को थोड़ा झटका देंगे तो भले ही यह प्रयास छोटा हो, पर तीर काफ़ी आगे जाएगा। या फिर तलवार चलाते समय यह अच्छी तरह पता चल जाता है कि हम पहले ड्रा कट बनाते हैं। वह इसीलिए कि अगर हम किसी कुल्हाड़ी से काट रहे हों तो अगर इसे हल्का सा खींचें तो हम इससे रेशम का रुमाल और एक भेड़ तक काट सकते हैं। पुनर्विचार, अवचेतन को आदेश, उस घंटी पर चोट है, धनुष पर दबाव, उस तलवार पर ड्रा है। यह विचार छोड़ने से पहले मस्तिष्क का जबरदस्ती लेकिन जल्दी किया गया काम है। हम मस्तिष्क को काम करने के लिए विवश करते हैं। क्या करना है यह इस पर सोचने से ज़्यादा है। यह अपने आप को किसी काम को करने के लिए आदेश देना है। पहले, अंत में और हमेशा याद रखें, याद करने या याद आने से पहले आपको बोध करना है और यह बोध ध्यान देने से ही संभव है और यह ध्यान की मात्रा के हिसाब से काम करता है। इसीलिए यह सच में कहा गया है, मेमोरी की बड़ी कला का नाम ध्यान है। इस लेसन का मुख्य बिंदु मस्तिष्क का अवचेतन हिस्सा वह बड़ा स्टोर हाउस है जिसमें अंदर और बाहर के प्रभाव के मानसिक रिकॉर्ड रखे जाते हैं। खराब ध्यान का सबसे प्रचलित कारण है खराब दिलचस्पी। हम उन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं
जिनमें हमारी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी होती है, क्योंकि उस दिलचस्पी को दिखाने में काफ़ी ध्यान देना होता है। कई लोग हैं जिनकी कई चीज़ों के लिए खराब मेमोरी हो, लेकिन जब वे चीज़ें आती हैं जिनमें उनकी दिलचस्पी हो तो वे हर चीज़ याद रखते हैं। ध्यान विकसित करने के लिए 3 ज़रूरतें हैं। इच्छा शक्ति के इस्तेमाल का निर्णय लें, ध्यान देने की कला को सीखने की ज्वलंत इच्छा पैदा करें, इसका विश्वास पूर्वक अभ्यास करें। यहाँ 3 सामान्य नियम दिए जा सकते हैं जो चीज़ों को सिर्फ देखने के बजाय उन पर ध्यान देने में सहायक हो सकते हैं। पहला है, अपने आप को किसी चीज़ में रुचि लेने के लिए बाध्य करें। दूसरा है, इसे ऐसे देखें मानो आप इसका विवरण किसी दोस्त को बताने वाले हैं, इससे आप नोटिस करने के लिए विवश होंगे। तीसरा है, अपने अवचेतन मस्तिष्क को आदेश दें कि वह देखी जाने वाली चीज को नोट करें। उससे कहें, तुम इस चीज को देखो और इसे मेरे लिए याद करो। पहले, अंत में और हमेशा याद रखें, याद करने या याद आने से पहले आपको बोध करना है, और यह बोध ध्यान देने से ही संभव है, और यह ध्यान की मात्रा के हिसाब से काम करता है। इसीलिए यह सच में कहा गया है, मेमोरी की बड़ी कला का नाम ध्यान है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि इस कहानी से, इस बुक समरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और मुझे यह भी पता है कि यहाँ तक पता नहीं कोई आया भी होगा या नहीं भी आया होगा। आएंगे हो भी तो 1 या 2 शख्स ही आए होंगे जो कि वाकई अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, और वो अपने जीवन को सफल भी बना पाएंगे आने वाले समय में। तो दोस्तों, धन्यवाद है आप सबके सपोर्ट के लिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और अपने सपोर्ट के लिए अपने दोस्तों परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें, ताकि वह भी अपने जीवन में सफल हों, आगे बढ़ें। तो दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड नंबर 3 में, जिसमें हम लेसन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 7 है संगति। तो दोस्तों, धन्यवाद।